आज का जो लेसन है हमारा वो है वाटर। आपको पहले ही मालूम है कि वाटर जो है हमारे लिए एक बहुत ही प्रीसियस, आप कह लीजिए बहुत ही लाइफ सेविंग स्टफ है। अगर ये वाटर नहीं रहता तो हमारी कंडीशन जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे स्लोगन्स हैं, जल है तो कल है, इफ़ यू सेव द वाटर यू कैन सेव टुमारो। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं आपको सुनने में मिलेंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे बच्चों एक चीज़ का, कि आज का जो हमारा लेसन है ये वाटर से रिलेटेड है, और यहाँ पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि वाटर हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। तो अभी हम जस्ट स्क्रीन को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में 2003 एक बेस ईयर लिया गया था, तो उस समय ये बुक लिखी भी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है 2003 में उस पूरे साल को जो है बच्चों एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर मनाया गया था, बताया गया था, उसको ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, द ईयर 2003 वॉज ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ड्विंडलिंग का मतलब हो गया कि वैसा नेचुरल रिसोर्सेज जो जिसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो कि लगातार अपने किसी न किसी कारण से अपनी स्थिति को खो रहा है, किसी न किसी कारण से वो खराब हो रहा है। तो यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा बच्चों, कि अब आप देखेंगे कि 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाटर डे। ये देखिए जीके के और साइंस के या अपना जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिग्निफिकेंट ये आपका टॉपिक है। 22 मार्च को हम लोग एक डे मनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डे। अब आप यहाँ पर आपके स्क्रीन पे बहुत सारे पोस्टर नजर आ रहे हैं। देखिए, लेट्स सेव प्रीशियस वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, सेव वाटर, बी लाइक मी आई यूज लिटिल वाटर। यहाँ एक कैमल बता रहा है कि भाई मेरे जैसा पानी का इस्तेमाल कीजिए, मैं बहुत कम पानी का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, दूसरा बता रहा है थिंक ग्रीन सेव वाटर। इस तरह के बहुत सारे स्लोगन आपके यहाँ भी जो स्कूल में वाटर टैप लगे हुए हैं वहाँ पर आप देखते होंगे, ड्रिंकिंग वाटर, अदर यूज वाटर, इस तरह का टैग लगा होता है और लिखा होता है सेव वाटर, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज़ वेरी प्रीसियस। तो बच्चों आज हम इसी वाटर के विषय में खासकर जो है जानेंगे कि आपके क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम स्थिति देखें कि हमारे इस पूरे अर्थ, यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, एक अर्थ का पूरा ग्लोब दिखाई दे रहा है, और उसके बाद बगल में आपको कुछ क्या कहते हैं पाई चार्ट्स दिख रहे होंगे, जिसके अंदर हमारे वर्ल्ड में जो फ्रेश वाटर की क्वांटिटी है उसको दिखाया गया है। जानिए आप लोग एक चीज बहुत ध्यान से, कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। हमारी जो पृथ्वी है उसके करीबन करीबन 70 to 71% इलाके में सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ है। वाटर प्रेजेंट इन द ओशन, सीज, रिवर, लेक, आइस कैप एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। पानी जो है, वाटर जो है, ये ओशंस में पाए जाते हैं, बड़े बड़े ओशंस हैं, छोटे ओशंस हैं उसको हम लोग सीज बोलते हैं, वहाँ भी है। नदियों में पानी का बहाव होता है। लेक्स, लेक मतलब हो गया जो आपको झील जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, उसका भी स्थिति है। दूसरा आप लोग देख सकते हैं आइस कैप्स। ठीक है, आइस कैप हम लोग उनको बोलते हैं जैसे
बर्फ वगैरह का जो कहीं पे पहाड़ वगैरह के ऊपर में बर्फ वगैरह जब जमी होती है, ठीक है ना। आप देखेंगे ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर भी पानी की स्थिति, पानी पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जरा सा देखिए ग्राउंड वाटर है, तो मोस्ट ऑफ द वाटर, अब यहाँ पर क्या है कि अर्थ पे जितने ज्यादा पानी पाए जाते हैं, ये सभी पानी जो है आपके, मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि इसका इस्तेमाल हर कोई करता हो। बहुत सारे पानी जो है यूज करने लायक नहीं है। जैसे ओशन का वाटर देख लीजिए, ओशन के वाटर में बहुत ज़्यादा आपके बता दूं कि सॉल्ट मिला हुआ होता है, तो उसका पानी आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो सलाइन वाटर है, जो नमकीन पानी है जिसमें सॉल्ट मिला हुआ है, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जितने भी यूज करने लायक पानी है वो बेसिकली फ्रेश वाटर है, उनकी संख्या बहुत कम है। अब आप देखिए कि लेक में 0.86% ही है, रिवर में 0.02% है ना। जो टोटल ग्राउंड वाटर का लेक का वो 8.6% ही है, रिवर 0.02% है ना। तो जो ह्यूमन यूज कर सकता है वो टोटल वाटर परसेंटेज का महज 1% है बस। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रेश वाटर की मात्रा कितनी कम है, और इसकी ये कम मात्रा ही जो है वो चिंता का कारण है। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस तरफ से रिसोर्सेस बढ़ नहीं रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो स्थिति होगी वो अच्छी नहीं होगी अगर हम लोग इसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं करें। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या स्थिति है। वाटर को रिजुवेनेट करने के लिए, कह लीजिए रीजनरेट करने के लिए, वाटर साइकिल का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। इस वाटर साइकिल के बारे में आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगा कि पानी का इवेपोरेट हो जाना, वाटर का इवेपोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, और गर्म जब चीज या वेपर में बन गया या वो हीट होके स्टीम बन गया, वो अल्टीमेटली वाटर वेपर जो है हायर लेवल पे जाकर कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस हो जाने के बाद वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये ड्रॉपलेट्स अपने आकार से बड़े हो जाते हैं, तब वो क्या होता है बच्चों, वो गिरने लगता है बड़ी बड़ी बूंदे बनकर, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बारिश हो रही है। व्हाट डू वी स्पीक, वी स्पीक दैट इट इज रेनिंग, ठीक है बच्चों। तो ये वाली जो बात है हमारी वो देखने योग्य है कि किस तरह से पानी जो है बढ़ रहा है। और पहले ये समुद्र या नदी नाले लेक्स वहां पर इवेपोरेट होता है, फिर ये बहुत ऊंचाई पर जाकर कंडेंस होता है, और फिर वहां कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर पुनः बारिश के रूप में अर्थ पर आता है। इस तरह से पानी अपना एक साइकिल कन्वर्ट कर पूरा करता है। इसमें लिखा भी हुआ है आपके बुक्स के अकॉर्डिंगली जो मैं बता रहा हूं कि वाटर फ्रॉम ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ evaporates and rise up in the air. It cools and condenses to form cloud and then fall back on the earth as rain, snow और हेल्स। हेल्स बोलते हैं जब वो, जिसको बर्फ पड़ना हम लोग बोलते हैं उसको कभी कभी हेल स्टॉर्म भी बोला जाता है। दिस सर्कुलेशन of water between ocean land is called water cycle. In the water cycle, water is found in three different forms as a solid, liquid and gas. The solid form of the water are ice. Snow is found as an ice cap at the poles and snow covered mountain and glaciers. Water cycle. Liquid form of water is found in ocean, lake, river
and as underground water. The gaseous form of water is found as a water vapor in the air around us. वाटर का हवा के साथ मिल जाना वेपर के फॉर्म में और चारों ओर मौजूद रहना, यही कहलाता है वाटर गैस, मतलब वाटर इन द गैसियस फॉर्म। दूसरा हम लोग यह भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं मॉइस्चर। जब वही कंडेंस हो जाता है तो वो मॉइस्चर का फॉर्म ले लेता है। आइए, यहाँ आपके स्क्रीन पे एक वाटर साइकिल दिख रहा है, आप देख सकते हैं सरफेस का वाटर इवेपोरेट हुआ, क्लाउड में बना, क्लाउड कंडेंस हुआ, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। इट अगेन कन्वर्ट्स इनटू द बिग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड विच फाइनली फॉल ऑन द अर्थ ग्राउंड। जब ये फाइनली वहां फॉल होता है तो पानी का स्ट्रीम बनकर नीचे आने लगता है। जब आपका सॉइल हो गया, माउंटेन हो गया, उस पर जब वाटर पड़ता है तो परकोलेट होकर ग्राउंड में आता है, जमीन के नीचे, ठीक है, और वहां से वो एक स्ट्रीम बनकर आपको फाइनली वाटर सोर्सेस में मिल जाता है। आइए, इस जगह पर हम लोग थोड़ा ध्यान दें कि ग्राउंड वाटर की बात यहां हो रही है बच्चों। वाटर इज प्रेजेंट इन अंडरग्राउंड एज द ग्राउंड वाटर। द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। अब यहां क्या होता है कि पानी जो है सरफेस से परकोलेट होकर जमीन के नीचे मिट्टी में मिक्स होकर रहता है और उसी को ट्यूब के साथ बोरिंग करके, जिसको हम लोग ट्यूबवेल भी बोलते हैं, बोरिंग करके उसको वाटर को सक आउट कर लेते हैं, ऊपर की ओर खींच लेते हैं। जब पानी को हम लोग सक आउट कर लेते हैं, ऊपर की ओर खींच लेते हैं, क्लियर हुआ बच्चों? जब सक आउट कर लेते हैं, पानी को ऊपर की ओर खींच लेते हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वाटर बच जाता है, जो हमारे पास पानी आता है, वो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर भी एक फ्रेश वाटर का ही एग्जाम्पल है। तो आप देखेंगे कि वाटर इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड एज ए ग्राउंड वाटर। द अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। अपर लेयर जो होता है ग्राउंड वाटर का, उसको वाटर टेबल बोलते हैं। वाटर टेबल में बी एट द डेप्थ ऑफ 1 मीटर और एट द डेप्थ ऑफ सेवरल मीटर बिलो द ग्राउंड। मतलब वाटर टेबल या तो मान लीजिए पानी से 1 मीटर नीचे हुआ या उससे बहुत ज्यादा नीचे होता है। जैसे अभी इस लोकेलिटी में जहां आप रहते हैं, वाटर टेबल बहुत ऊपर है, मुश्किल से 20 फीट भी अगर आप ड्रिलिंग कर देते हैं तो यू आर एबल टू गेट द वाटर। आप हिली जगहों पे जाएं तो कभी कभी वाटर टेबल बहुत डाउन जाता है और कभी कभी जो है ना बहुत ऊपर ही नजर आ जाता है वाटर टेबल। अब थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, द वाटर फ्रॉम द रेन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, seeps through the soil and fill the space below the ground. The process of seeping of water through the soil is called infiltration. अब आप देखिए क्या होता है बच्चों कि बहुत सारी छोटी छोटी छेदों की मदद से पानी जो है वो अर्थ के सरफेस से जाकर नीचे जो है जमीन जहां पर है, जमीन में की गहराइयों में चला जाता है। अब मान लीजिए जमीन के नीचे रॉक बेड है, रॉक बेड मतलब पत्थरों की बिल्कुल लेयर है, तो वहां क्या होता है बच्चों कि आपका पानी जो है वो उसके नीचे नहीं जा पाता है, वो पत्थरों का जो एक लेयर होता है उसी तक पर जाकर वहां वाटर अटक जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पानी का रुक जाना उस जगह पर जाकर। और जब पानी वहां पर बिल्कुल स्टेबल हो जाती है तो अब फाइनली क्या होता है, वहां लोग ड्रिलिंग करके वाटर को निकाल लेते हैं, जैसे अपने यहाँ ट्यूबवेल वगैरह डालते हैं। तो पानी का अपर लेयर से या सॉफ्ट लेयर से रिस कर, जिसको हम लोग सीपेज या सीपिंग बोलते हैं, उसके द्वारा नीचे जाकर पानी का जमा हो जाना या पानी का चला जाना उससे, दिस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा सा, दिस इज द इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का शाब्दिक अर्थ भी होता है कि
कहीं पर किसी चीज में घुस जाना। तो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करना, क्या इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, यहाँ वाटर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। वाटर इज गेटिंग इनसाइड द soil in order to deposit at one place, and their lower layer is very hard so that water does not go further inside. अब अगर ये हम लोग देखते हैं, at some spaces ground water is stored between the layer of hard rock. कहीं कहीं पर अंदर जो पानी जाती है वो दो कठोर पत्थरों के बीच में स्टेबल हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्विफायर। अब वो जो पत्थरों के बीच में जो पानी बिल्कुल रुकी हुई है, जमी हुई है, उसको हम लोग एक्विफायर बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? वाटर फ्रॉम एक्विफायर इज पंप्ड एंड टेकन आउट थ्रू द हैंड पंप एंड ट्यूबवेल, और उसी को हम लोग जो है ना ट्यूबवेल वगैरह डालते हैं। ट्यूबवेल का मतलब क्या हुआ, ट्यूब बने पाइप, वेल बने कुआं। आप बड़ा कुआं ना खोदकर ट्यूब जैसा कुआं खोद दिए और उसमें ऊपर पंप लगाकर पानी आपने खींच लिया, तो दैट इज कॉल्ड द ट्यूबवेल। तो हम लोग एक्विफायर से ट्यूबवेल करके, बोरिंग करके पानी को उस लेयर से हम लोग खींच लेते हैं। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छा आ रहा होगा, जहाँ पर हर लेवल के अनुसार से इसको डिवाइडेड कर दिया गया है, एंड यू कैन इजिली सी द थिंग्स। ओके, यहाँ पर जो आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये मैं माउस से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वाला जो आपको देख रहा है मेन एक्विफायर, ये वाला 5 वाटर टेबल, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है। ओके, चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अब ये डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? डिप्लीशन का मतलब होता है जब हमारी कोई चीजें खराब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, या मान लीजिए वो टूट फूट गई, दिस इज कॉल्ड द डिप्लीशन। मान लीजिए किसी चीज का खत्म हो जाना, उसका क्षय हो जाना। मान लीजिए आप इतनी ज्यादा पानी खींच रहे हैं कि धीरे धीरे पूरे की पूरी पानी ही खत्म हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि भाई अंडरग्राउंड वाटर लेवल का डिप्लीशन हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा जरा सा, कि इफ वी ड्रॉ मोर वाटर फ्रॉम द ग्राउंड देन द अमाउंट ऑफ वाटर विच सीप्स इनटू द ग्राउंड, देन द वाटर टेबल गोज डाउन एंड गेट्स डिप्लीटेड। मान लीजिए पानी जमीन के अंदर जितना जाता है, आप क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा पानी खींच ले रहे हैं, तब तो धीरे धीरे वही वाटर लेवल नीचे जाता जाएगा, चला जाता जाएगा, और जाते जाते एक समय ऐसा आएगा कि नीचे का पूरा पानी ही खत्म हो जाएगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज वाटर टेबल गेट्स डिप्लीटेड, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वाटर टेबल गेट्स डिप्लीटेड ड्यू टू इंक्रीज इन पॉल्यूशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, due to agricultural activities, due to decrease in rainfall and deforestation। ध्यान देंगे आप लोग जरा सा कि मान लीजिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाने के कारण क्या होता है बच्चों, कि उनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है। अगर मान लीजिए डिमांड और सप्लाई वाली बात है, सप्लाई हो नहीं रहा है, जरूरत लोगों की बढ़ती जा रही है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका ज्यादा से ज्यादा वो लोग एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, तो पानी का लेवल गिर जाएगा। मान लीजिए बहुत सारे उद्योग धंधे खुल गए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, इंडस्ट्रीज को भी अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी इनके साथ परेशानी है। ठीक है, वहां भी वाटर के एक्सेस यूज के कारण उसमें प्रॉब्लम्स आ जाता है। अब देखिए कि दूसरा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मान लीजिए खेती बाड़ी का काम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है बच्चों, कि वहां पानी की जरूरत ज्यादा होती है और धीरे धीरे पानी का लेवल एक्सेस यूज करने के कारण खराब हो जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे बच्चों, एक दूसरा मैटर आ जाता है, डिफॉरेस्टेशन, डिक्रीज इन रेनफॉल। अब बारिश ही नहीं होगी, जब बारिश ही नहीं होगी तो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कौन करेगा? तो फिर भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जा रहा है। अब आ जाइए, एक दूसरा टॉपिक है हमारा डिफॉरेस्टेशन। Deforestation and afforestation both are very opposite to each other। Deforestation का मतलब हुआ जो जंगल लगी हुई है वो जंगल को काट देना, डिफॉरेस्टेशन। अब आप बोलेंगे सर डिफॉरेस्टेशन वाटर लेवल को डाउन करने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? बच्चों मैं बता दूं
कि फॉरेस्टेशन जो होता है वाटर साइकिल के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जहां फॉरेस्ट रहता है वहां पर पानी जो है ज्यादा मात्रा में, जहां वहां बारिश होती है, जब ज्यादा मात्रा में बारिश होगी तो अंडरग्राउंड वाटर भी ज्यादा रिचार्ज होंगे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है बच्चों। और एक सेकेंड के, तो यहां आप एक चीज देखेंगे बच्चों कि ये वाली जो कंडीशन इनकी हो जाती है कि डिफॉरेस्टेशन का मेन प्रॉब्लम इसी बात को लेकर होता है कि इसमें आप जंगलों को बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा मात्रा से आप कट कर देते हैं, और कट कर देने के कारण क्या होता है कि पूरे मरुस्थल बन जाते हैं, और मरुस्थल बनने के कारण फिर उनका जो है वहां पर पानी, बारिश कम होती है, क्योंकि वहां वो ये जो है वाटर साइकिल को सपोर्ट नहीं करता है। आइए फिर हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। उसमें आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा, यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अब देखिए कहीं पर तो ड्राउट है, कहीं पे बहुत फ्लड है। फ्लडेड एरिया में चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। ड्राउट में देखिए पूरा का पूरा जो है पार्च्ड हो गया है, पूरा आपका जो है ना, वो देखिए आप नीचे पूरा का पूरा पार्च है, जमीन फटी हुई है। तो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर is not the same at all places on the earth. Some places have more rain and are rich in water, and some places like desert have less rainfall. Excess rain causes flood and lack of rain causes drought. ओके बच्चों, तो इस चीज को थोड़ा समझ लेना है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ज्यादा पानी का फ्लो हो गया, तो उसको हम लोग बाढ़ बोलते हैं। और अगर एक लेवल से पानी कम आया तो धीरे धीरे वो जगह फट जाती है पानी के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण वहां सूखा पड़ जाता है, और उसको हम लोग ड्राउट बोलते हैं। ये दोनों तस्वीर आपकी जो स्क्रीन पे आ रही है, इसको बहुत क्लियर होकर इस चीज को बताया जा रहा है। अब आ जाइए देख लीजिए भाई, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है बच्चों, वो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छे से मैनेज करेंगे वाटर को, तभी जाकर जो है हम इसको प्रॉपर ढंग से यूज कर पाएंगे। तो आप देखिए कि इसी के कारण से मैं यहाँ कंट्री का नाम लेना चाहूंगा, इजराइल, जो कि जिसमें थोड़ा डेजर्ट का भी भाग है, उतना ज्यादा उनके पास वाटर रिसोर्सेस है नहीं, फिर भी उन्होंने एक ड्रिप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की खोज करके जितने पानी की जरूरत फसल को है उतना ही पानी देकर वाटर का एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर कर वो एग्रीकल्चर में काफी इंडिपेंडेंट और काफी डेवलप कंट्री बन गया है। तो इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर मैनेजमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं यहाँ बात करूंगा आपसे कि वाटर मैनेजमेंट इज प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर यूजिंग वाटर केयरफुली एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। अब आप लोग देख लीजिए जैसे वाटर मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। रिपेयरिंग लीकिंग पाइप्स एंड टेप। कहीं पर अगर पाइप खराब है, टैप वाटर टैप का जो पॉइंट खराब है, जहां पर कि आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल जमीन पे रिस रहा है, बेकार गिर रहा है, उसको ठीक कर दें। दूसरा हम लोग देखें कि जैसे नॉट वेस्टिंग वाटर ड्यूरिंग, अब बहुत ज्यादा जो हम लोग वाटर का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ब्रशिंग करने में यूज करते हैं, मुंह धोने में यूज करते हैं, सेविंग करने में यूज करते हैं, नहाने वगैरह में यूज करते हैं, वहां हम लोग कोशिश करें कि कम से कम वाटर का यूज इस्तेमाल करें। और दूसरा है कि हम लोग एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रखें। जैसे मान लीजिए बारिश का पानी छत पर जमा करें और उसको एक पाइप की मदद से किसी वाटर टैंक में जमा कर दे, ताकि वहां पर उसका हम लोग नहाने में, टॉयलेट में, बाथिंग, इन सब में हम लोग उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। और दूसरा है कि ड्रिप एरीगेशन। ड्रिपिंग होता है जब बूंद बूंद पानी गिरती है, तो ड्रिप एरीगेशन का इस्तेमाल करके बच्चों हम लोग जो है, आपको मैं बताऊं कि वाटर का एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ड्रिप एरीगेशन क्या है कि इट इज अ मेथड ऑफ वाटरिंग प्लांट यूजिंग अ नैरो पाइप थ्रू विच वाटर ड्रिप्स इनटू द बेस ऑफ द प्लांट।
इसमें क्या होता है कि पाइप में छोटी छोटी छेद होते हैं और उनकी छेद बिल्कुल जड़ के पास होती है, तो वहां से धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी रिसती है और वो वाटर को एक जरूरत के मतलब प्लांट को जरूरत के मुताबिक पानी दे देती है, जिससे कि प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ड्रिपिंग के कारण ही इसका नाम ड्रिप इरिगेशन पड़ा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए बारिश हुई, बारिश होने के बाद एक घर के बगल में एक टैंक बना हुआ है, उसमें पानी जमा हुआ, धीरे धीरे वो पानी जमीन के अंदर में सीपेज करके चला गया और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया। अब मान लीजिए आपके यहाँ पानी की कमी है, आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर पानी बहुत दिक्कत से आता है, या जहाँ चारों ओर समुद्र है वहाँ पानी की कमी होती है लेकिन बारिश होती है, तो बारिश का वाटर जो होता है वो डिस्टिल वाटर होता है एक तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल इवेपोरेट होके फिर कंडेंस होके पानी बनता है, तो उसमें सॉल्ट तो रहता नहीं है। तो ऐसे वाटर को हम लोग स्टोर करके और हमारी जो डेली एक्टिविटीज है जैसे कि बाथिंग, क्लीनिंग, इन सब में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा इस तरह से आपका ये लेसन ओवर हुआ और आप लोग इस पूरे लेसन को बड़े ध्यान से सुनते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्वेरी होगा वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे।